हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आज इसी को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द बेस ऑफ योर बेसिक केमिस्ट्री। ओके, आगे आपकी जो केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं, अगर आपको केमिकल फॉर्मूले में आपकी पकड़ है तो आपको आगे जाके केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं होने वाली है। तो सभी ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को मैं थोड़ा पहले 9th से उठाऊंगा, 9th से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक में आएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को 9th की चीज़ें ही स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती हैं, तो पहले मैं चीज़ें थोड़ी 9th से लेता हूँ, फिर मैं 10th में आता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम सिंपल पे, सबसे बेसिक टर्म क्या बात करते हैं, एटम। क्या बात करते हैं, एटम। व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या बात करी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? हमारे आसपास जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही हैं वो सारी क्या है, मैटर। ओके, और वो मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक वुड है, वुड का एक पीस है, वुड का एक पीस है, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं ब्रेक डाउन करता जाऊँ तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर मैं उस चीज़ को ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊँगा, तो वो छोटा सा छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किससे बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से। मान लो वुड है तो क्या बनाऊंगा, छोटे छोटे क्या बनाऊंगा, पार्टिकल से। ठीक है, क्या बनाऊंगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं एटम। ठीक है, ठीक है, ये छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किससे बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। तो ये सब बातें क्लास 9th के अंदर हमने देखी थी। अब यहाँ पर एक टर्म की बात करते हैं, एलिमेंट। किसके बारे में बात करते हैं, एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? देखो, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। एलिमेंट इज made of entirely same kind of atoms। क्या कहने की डेफिनेशन क्या कह रही है, जो एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है, सेम काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गोल्ड का ब्लॉक है। क्या मेरे पास एक गोल्ड का ब्लॉक है, तो ये बताओ, ये जो गोल्ड का ब्लॉक है ये किससे मिलकर बना होगा, गोल्ड के छोटे छोटे एटम से, या मैं बोलूँ गोल्ड के पार्टिकल से, जिन्हें मैं क्या बोलता हूँ, एटम। तो ये क्या बना होगा, ये गोल्ड का जो पूरा ब्लॉक है ये बना होगा गोल्ड के एटम से। तो इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैंने एक कोल का पीस ले लिया, क्या ले लिया, ये क्या है, क्या है ये, कोल। कोल किससे मिलकर बना होता है, कार्बन के एटम से। तो ये कोल क्या किससे मिलकर बना होगा, कार्बन के एटम से। ठीक है, तो ये क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, या बोल सकते हैं जहां बहुत सारे एटम एक जैसे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, पूरा ग्रुप ऑफ एटम, जो ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। क्या ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ, ये वर्ड ध्यान रखना, सेम काइंड ऑफ एटम्स है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल क्या जाएगा, ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम, ये मान लो सोडियम का सिंबल है, सोडियम है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एटम कब है, जब उसका एक पार्टिकल है तो उसको हम बोल रहे हैं एटम। ठीक है, जब बहुत सारे एटम एक जगह क्या है, ग्रुप में है, तो हम उसको क्या बोलते रहे हैं, एलिमेंट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें दिक्कत करती है। अब मुझे एक बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो, मान लो पहले एक बार मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ combination
कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ एटम्स, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक बार, कहने का क्या मतलब मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर एक सब्सटेंस है और उसके जो एटम्स है ना, एक मैटर है और उसके जो एटम्स हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ग्रुप में, मतलब ग्रुप मीन्स पेयर में दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, पेयर में। ठीक है, ठीक है, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, पेयर के अंदर। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, हमारा मॉलिक्यूल। क्या बन गया, ये हमारा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एटम, ठीक है, किसी भी क्या होता है, किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम कैसे होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, पेयर के अंदर होते हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन, कहीं भी आपको अगर ग्रुप दिखाई देगा, पेयर दिखाई देगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या आ जाएगा इसमें, बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। हाइड्रोजन, ठीक है, N2, ठीक है, O3, ठीक है, S8, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, मॉलिक्यूल के एग्जांपल। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, अगर देखो, अगर ये कैसे बैठे हैं, अगर मान लो यही जो सब्सटेंस है इसके अंदर जो एटम है वो पेयर में नहीं है, वो कहीं भी है, पेयर में नहीं है, उनमें कोई जुड़ाव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट। ठीक है, अगर वही चीज़ें किस में हो गई, एक पेयर में हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, अब मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एक क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, जब जो पेयर बनेगा, जो जोड़ा बनेगा, वो कैसे बनेगा, सेम काइंड ऑफ एटम। कैसे बनेगा पेयर, सेम काइंड ऑफ एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो पेयर बना है वो दो हाइड्रोजन का बना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। पेयर किसका बना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल का जाएगा इसमें H2, N2, O3। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेन, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम केमिकली कंबाइन टुगेदर। ठीक है, बात समझ में आई। और मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड से वो बंधे होते हैं ना, ये बॉन्ड जो उनके बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम इन्हें, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अगर ग्रुप किस में है, पेयर में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। और वो ग्रुप के अंदर भी कैसे, जो पेयर बना है वो सेम काइंड के लोगों से बना है, सेम काइंड के एटम से बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर जो उसका सेकंड टाइप है, जिसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल रहे हैं जिसे हम, वो क्या है, पेयर है ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। कैसा पेयर है, इसमें क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जिसमें क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन और क्या है, एक ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन और क्या है, एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल तो है, जहाँ भी पेयर दिख गया, ग्रुप दिख गया, ठीक है, एटम का जो ग्रुप होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, बट अगर सेम काइंड के लोगों से बना ग्रुप है तो उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और सेम काइंड के डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल दूँ HCl, तो ये किससे बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। इसके बाद मैं एग्जांपल दूँ आपको NaCl, तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और एग्जांपल आ जाएगा यहाँ से HNO3, तो ये किससे बना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और किससे बना है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, जब जो ग्रुप बना है, जो पेयर बना है, ठीक है ना, वो किससे बना है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से। अगर सेम काइंड ऑफ एटम से बोला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान से देखना, एक वर्ड आपने सुना होगा कई बार, कंपाउंड। तो इसी जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को हम क्या जनरली हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं हम इसे, कंपाउंड। ठीक है, जनरली क्या बोल देते हैं हम इसको, कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सोचना,
बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन खाते हैं। तो एलिमेंट का मतलब क्या है? अगर एलिमेंट का मतलब सिंपली क्या बोला मैंने, एलिमेंट का मतलब है सेम काइंड। एलिमेंट क्या होता है? हम किससे बना होता है? हमेशा सेम काइंड ऑफ एटम से। एलिमेंट किससे बना होता है? हमेशा सेम काइंड ऑफ एटम से, ठीक है। एक ही तरह के एटम होंगे बहुत सारे, तो उससे हम एलिमेंट बोल देंगे। अगर वही सारे एटम पेयर की फॉर्म में आ जाए, किसकी फॉर्म में आ जाए? पेयर की, ग्रुप की फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। एंड अगर वो पेयर जो ग्रुप बन रहा है वो सेम काइंड ऑफ, कैसे बन रहा है पेयर? कैसे बन रहा है? सेम काइंड ऑफ एटम से बन रहा है। कैसे बन रहा है वो पेयर? कैसे बन रहा है? सेम काइंड ऑफ एटम से बन रहा है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से पेयर बन रहा है तो उसे हम बोल देंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो पेयर क्यों बन रहे हैं, ऐसा ज़रूरी क्या है कि एटम को पेयर बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जनरली जो जितने भी हमारे नेचर में एलिमेंट पाए जाते हैं, कुछ को छोड़ के, जिन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेज, ठीक है, कुछ 5 या 6 एलिमेंट को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? बड़े ही रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। कैसे नहीं पाए जाते? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब ये होता है, फ्री स्टेट का मैं अगर अभी मतलब समझाऊँ आपको, कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो मतलब सिंगल रह ही नहीं सकते। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, वो कभी भी आपको सिंगल एटम कभी नेचर में मिल ही नहीं सकता, वो हमेशा किस फॉर्म में दिखाई देगा? H2 की फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन है, वो भी कभी सिंगल एटम आपको मिल ही नहीं सकता, वो भी किस फॉर्म में दिखाई देगा आपको? O2 की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो नोबल गैसेज होती है, जिनकी मैं 5-6 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें हम नोबल गैसेज कहते हैं। वो क्या होती हैं? इनर्ट गैसेज भी उन्हें बोलते हैं। वो क्या होते हैं? बड़ी अनरिएक्टिव होती हैं, और वो क्या पाई जाती है? फ्री स्टेट में। मतलब उनका एक सिंगल एटम नेचर के अंदर क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? हीलियम आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा आपका, नियोन आ जाएगा। ये सिंगल एटम नेचर के अंदर सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? बड़े ही अनरिएक्टिव, मतलब किसी चीज़ में रिएक्ट नहीं करते, अकेले ये रह सकते हैं। बट बाकी जितने भी हैं वो क्या करेंगे? या तो अपने जैसे भाई बंधु से बॉन्ड बना लेंगे, या क्या दूसरों से बना लेंगे। अपने जैसे भाई बंधु से अगर बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन अपने जैसे भाई से बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर जैसे कहूँ NaCl, तो यहाँ पर सोडियम ने किससे बॉन्ड बनाया? क्लोरीन से, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, या सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का सिंपल सा मतलब क्या है? जहाँ पर आपको पेयरिंग ग्रुप दिखाई दे गया एटम का, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर सेम टाइप के लोगों का पेयर होगा तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों का एटम का पेयर होगा उससे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी बिल्कुल बेसिक टर्म में, क्लास 9th की बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, जो हमें आज पढ़ना है, वो है हमें यहाँ पढ़ना है केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। और उससे पहले भी हमें एक चीज़ पढ़नी है। वो चीज़ क्या पढ़नी है हमें? वो हमें पढ़नी है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बार। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। वो हमें क्या चीज़ पढ़नी है? ध्यान से देखेंगे। वो हमें पढ़ना है कि आयंस क्या होते हैं। क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें चीज़ क्या पढ़नी? आयंस। पहले मैं बात कर लेता हूँ पर एटम, थोड़ा सा एटम को और देखते हैं। देखो एटम किससे मिलके बना होता है? मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किससे? न्यूट्रॉन, ठीक है। मेनली किससे बना होता है एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे मिलके बना होता है? न्यूट्रॉन से मिलके क्या बना होता है? एटम बना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोई भी जो एटम है, मान लो मैं एटम के स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो बीच में क्या होता है एटम का? क्या होता है एटम का? क्या होता है? न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है एटम का? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल सेंटर में एटम के प्रोटॉन होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या बात करी मैंने? एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और चारों ओर क्या होते हैं इसके? सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? और इनके अंदर क्या होता है? कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसमें? क्या करते हैं? अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 4 बना दिए, बट जनरली पहले शेल के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो क्या बात हुई? अब आपसे पूछा जाए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? क्या बताओगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दे आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स ऑर्बिट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोल देते हैं।
एनर्जी लेवल बोल देते हैं, एनर्जी शेल बोल देते हैं, ठीक है, कोई भी नाम देते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम ऑर्बिट बोल सकते हैं, इन्हें हम एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, इन्हें हम शेल बोल सकते हैं, हम जो चाहे इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ हुए? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स ऑर्बिट, ठीक है, इन अ फिक्स ऑर्बिट। अब ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, जैसे मैं बात करूँ एक सोडियम का एक एटम है, इसके पास क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, ठीक है। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर में से? क्या होता है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इट मीन्स इसके अंदर 11 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, और 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन इसमें वेरी कर सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मगर ये पक्का है अगर किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो उसका मतलब बात समझ में आई, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज कौन होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे इस ऑर्बिट के अंदर? ध्यान से वो जो पहला ऑर्बिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? के शेल। इसका नाम क्या होता है? के शेल। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। कितने भरे जाते हैं? 2। सेकेंड जो शेल होता है, ये आपको शेल दिख रहा है, इसके अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं? इसके अंदर करते हैं 8। थर्ड के अंदर क्या होते हैं? कितने आ सकते हैं? पहले सेल के अंदर जिसको हम के शेल बोल रहे हैं उसके अंदर 2 आ सकते हैं। जो सेकंड सेल है जिसको हम एल शेल बोल रहे हैं उसके अंदर 8 आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड सेल है उसके अंदर कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं, ठीक है। मगर हम फिल वहाँ कितने करते हैं? वहाँ भी हम कितने फिल करते हैं? 8 ही फिल करते हैं। ऐसा क्यों? कैपेसिटी कितनी है एम सेल की? जो थर्ड सेल है इसका, फर्स्ट सेकंड जो थर्ड सेल है, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट या 18 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा सकता है, बट हम कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फिल करते हैं? केवल 8। क्यों? देखो कभी भी जो एटम वो क्या कोशिश करता है कि जो उसका सबसे लास्ट वाला शेल होगा ना, लास्ट वाला शेल होगा, उसके अंदर वो चाहता है कि मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्यों? जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के सबसे जो बाहर वाला शेल होता है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपने आप को बहुत क्या मानता है? स्टेबल मानता है। क्या मानता है? स्टेबल, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, सोडियम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो क्या करेगा? पहले घर में कितने भर लेगा? वो 2। जो फर्स्ट शेल है, के शेल है, उसके अंदर 2। दूसरे के अंदर कितने भर लेगा? वो 8। अब उसके बाद कितने बचे? 1 बचा है, तो लास्ट वाले शेल में उसका कितना रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। ऐसी तो इसका मतलब आपको एटलीस्ट 20 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करते 20 तक आपको लाइन वाइज क्या याद होनी चाहिए? एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप बड़े प्यार से क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जहाँ से जो अगला टॉपिक आता है वो आता है वैलेंसी का। किसका टॉपिक आता है? वैलेंसी का। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? कंबाइनिंग, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ an atom to lose and gain electron, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? देखो अब मैंने आपको अभी बताया कि एटम, हर एटम क्या चाहता है कि जनरली सारे एटम कैसे स्टेट में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि अपने जो सबसे उनका लास्ट वाला घर है जिसको हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, ठीक है। जो लास्ट शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो लास्ट में जो शेल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं उसको? हम वैलेंस शेल, ठीक है। तो लास्ट वाले घर में वो चाहते हैं कि वो क्या करें? 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले घर में क्या चाहें? वो 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके अंदर जो सोडियम था उसके अंदर ध्यान से देखो एक बार, फर्स्ट जो उसका शेल है, जिसका फर्स्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं? 2। जो सेकेंड सेल है उसमें कितने? 8। थर्ड सेल है उसमें कितने? 1, ठीक है। अब इसको अपने लास्ट वाले घर में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 चीज़ें कर सकता है। या तो ये क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मंगा ले,
क्या कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से मंगा ले और फिल कर ले, तो ये क्या, तो उसके लास्ट वाले घर में कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। या वो क्या कर सकता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, वो बड़े प्यार से क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ करेगा, ठीक है, कौन सी चीज़ उसके लिए आसान है, उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है, ठीक है, और उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या, आसान है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन उसका जो न्यूक्लियस है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, यहाँ से क्या कर देगा, लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये यहाँ से लूज कर देगा, ठीक है ना, लूज कर देगा यहाँ से क्या, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो उसने ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, इसको क्या हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई, 1, ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ते हैं, लूज करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम का, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, ठीक है। तो बताओ इसके पहले घर में कितने लोग आ जाएंगे, 2, सेकेंड जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड के लिए कितने बच्चे, खाली 2। अब बताओ इसको भी अपने आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट शेल है, जिसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसमें कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताओ 2 यहाँ पर हैं, तो कितने और ले सकता है यहाँ से, ये क्या कर सकता है, 6 क्या कर सकता है, या तो उसके बाद 2 ऑप्शन है कि ये 6 क्या कर ले, गेन कर ले, ठीक है। या एक ऑप्शन है कि यार ये 2 को क्या कर दे, लूज कर दे, तो ये ऑप्शन है ना, या तो 6 को गेन कर ले या 2 को क्या कर दे, लूज कर दे, ठीक है। तो क्या इसके लिए आसान है, 6 को ये गेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका ये न्यूक्लियस इन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इजी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर देगा, ठीक है ना। तो 2 क्या हो गई, मैग्नीशियम की क्या हो गई, मैग्नीशियम की क्या हो गई, वैलेंसी, क्या हो गई, मैग्नीशियम की क्या हो गई, वैलेंसी कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब समझ में आया। अगर मैं आपको किसी भी एटम की वैलेंसी कहूँ तो आपको सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलता है कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ऐसी कब लूज करेगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जब भी ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, लास्ट वाले घर में 3, इन 3 केसेस में वो क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। अगर लास्ट वाले शेल में कितने होंगे, 5, तो वो हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। कितने क्या करेगा, गेन। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी एक एटम में उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है, तो फर्स्ट शेल में कितना आ जाएंगे, 2, सेकंड सेल में कितने आ जाएंगे, 8, थर्ड में कितने आ जाएंगे, 5। अब बताओ इसको अपने लास्ट वाले घर में 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 3 कहीं से मंगा ले या क्या कर दे, 5 क्या कर दे, लूज कर दे, ठीक है। मगर जब भी कोई एटम, ध्यान से सुनना, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, तो उसको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 5, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। तो वो क्या प्रेफर करता है कि वो क्या कर ले, यहाँ से क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, वो गेन कर ले, क्या कर ले, वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, वो गेन कर ले, ठीक है। तो 3 क्या हो गई इसकी वैलेंसी, 3 क्या हो गई इसकी वैलेंसी, ठीक है, 3 क्या हो गई इसकी वैलेंसी। तो ध्यान रखना, तो वैलेंसी का मतलब क्या है, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्या करने के लिए, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, या तो वो स्टेबल कैसे करेगा, अपने जो सबसे लास्ट वाला शेल होगा, ठीक है, वो सबसे लास्ट वाले शेल में क्या चाहता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन भर सके, 8। तो उसके लिए क्या करने पड़ता है, कभी उसको लूज करने पड़ते हैं और कभी क्या करने पड़ते हैं, गेन। जितने लूज करेगा या जितने गेन करेगा उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। गेन कब करता है वो, ठीक है, गेन कब करता है, जब लास्ट वाले शेल में या तो 5 होंगे या कितने होंगे, 6 होंगे, या कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। और जब लास्ट वाले में 1, 2, 3 होंगे तो वो क्या करेगा, लूज करने की, गेन करने की बजाय क्या करेगा, लूज करेगा। अगर 4 हो गए, 4 वाले केस में क्या होता है, ना तो वो लूज कर पाता है ना वो गेन कर पाता, फिर वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग का मतलब बंटवारा करता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, वो चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे शेयरिंग कैसे करता है। अभी मेन आप यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, वैलेंसी का मतलब आपको समझ में आया कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। अब यहीं से एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आयंस का, ठीक है। वैलेंसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक कौन सा है हमारा, आयन का। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, देखो भाई ध्यान से, आयंस का कहने का मतलब क्या है।
अगर किसी भी एटम के ऊपर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, किसी भी एटम के ऊपर, आपने कई बार दिखा होगा ना, जैसे मान लो एक सोडियम लिखा होता है Na+, Mg में आपने कई बार क्लास 9 में प्लस लिखा होता है, ठीक है, बात समझ में आई ना। ऐसे आपने देखा है क्लोरीन के ऊपर आप माइनस लगा देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आयन। अब देखो जनरली ध्यान रखना, जो एटम है ना, जो एटम है वो दो चीज़ें बनाएगा। देखो जनरली मैंने आपको बताया कि एटम फ्री स्टेट में पाया ही नहीं जा सकता, वो क्या होता है, बड़ा ही रिएक्टिव होता है। या तो जो एटम है, या तो जो क्या है एटम है, वो क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। क्या बना लेगा वो, अपने आप को क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। या वो क्या बना लेगा, अपने आप को क्या बना लेगा, आयन बना लेगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में, क्या बना लेगा, या तो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा, अपना ही जैसा एक भाई बंधु ढूंढेगा, बना लेगा, पेड़ बना लेगा मॉलिक्यूल। या वो क्या बनाएगा, अपने आप को आयन। ठीक है, आयन कब बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सोडियम की, जैसे मैं बात करूँ सोडियम का सिंबल कितना होता है, Na। ठीक है, इसके लास्ट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 एटॉमिक नंबर है, तो 11 ही क्या होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, और 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो बताओ पहले घर में कितने लोग आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। सेकेंड घर में आ जाएंगे 8, और थर्ड में कितने आ जाएंगे इसके, 1। ओके, अब ध्यान से देखो, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई बताओ, अभी मैंने आपको बताया वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कितनी हुई इसकी यहाँ पर, 1। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब अपने लास्ट वाले घर में क्या पूरा करने के लिए, 8, या बोल सकते हैं टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एक को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वैसे इस एटम के ऊपर आपको अभी तक कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, जब तक वो क्या था, नेचर में फ्री स्टेट में नहीं था, अकेला बैठा हुआ था, तो कोई चार्ज नहीं था। क्यों, 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही क्या थे, प्रोटॉन। अगर 11 नेगेटिव वाले थे, 11 प्रोटॉन पॉजिटिव वाले थे, तो वो आपस में क्या होता रहे थे, कैंसिल। तो पूरे एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता, एक सिंगल एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, बट जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो अब बताओ क्या कंडीशन आएगी, प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, 11 ही, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन को काट देंगे, तो फिर भी क्या बच जाएगा, एक प्रोटॉन बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। ठीक है, और प्रोटॉन एक बच गया, तो मतलब इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। चार्ज कौन सा आ जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, एक, तो यहाँ +1, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो, थोड़ा बात करता हूँ मैं किसकी, मैग्नीशियम की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो 2, 8, लास्ट वाले घर में है 2। तो ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो इसके पास भी क्या होगा, शुरू में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12। शुरू में कितने प्रोटॉन थे, 12। ठीक है, जब ये क्या था, एटम था। ठीक है, बट जब क्या हुआ, इसको अपने घर को कंप्लीट करना पड़ा, अपने आप को स्टेबल करना पड़ा, उसके लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 12 के 12। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। फिर भी यार कितना चार्ज बच जाएगा, 2 प्लस के चार्जेस बच जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, तो प्लस चार्ज आया, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है भाई, पॉजिटिव वाले लोग ज़्यादा हैं। और कितने ज़्यादा पॉजिटिव वाले, 2, तो उसको बोलेंगे Mg+2। तो अब ये क्या बना है, अब ये क्या है, अब ये मैग्नीशियम का एटम नहीं, ये क्या है, मैग्नीशियम का आयन। क्या है ये, मैग्नीशियम का आयन। ठीक है, ठीक है, और जब भी आपको कैसा चार्ज दिखाई दे किसी भी एटम के ऊपर प्लस, तो हम इसको बोलते हैं आयन तो है, बट ये कैसा आयन है, कैटायन। कैसा आयन है, कैटायन। ठीक है, और इसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा तो उसे हम बोलते हैं एनायन। तो नेगेटिव कैसे दिखाई देगा, ध्यान से देखते हैं। ऐसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन का। किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लोरीन का। उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17। ठीक है, अब बताओ, तो पहले घर में कितने फिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड घर में कितने हो जाएंगे, 8। थर्ड में कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, अब मुझे बताओ एक बार यहाँ से कि
ये क्या करेगा, अपने घर को, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो गेन करेगा। ऑब्वियसली बात है, 7 को लूज तो वो कर नहीं सकता, तो इसको क्या करेगा, गेन करेगा। अब पहले बताओ, अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 था तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, और 17 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, मैं 17 नेगेटिव वाले लोग थे और 17 ही पॉजिटिव वाले लोग थे, ठीक है। बट जब क्या हुआ, जब उसने अपने आप को उसने क्या करा, स्टेबल करा, और 7 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। इट मीन्स तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए होंगे, 18, और प्रोटॉन क्या रहे होंगे, 17। अब बताओ, इसमें 17 प्रोटॉन ने किसको कैंसिल कर दिया हुआ, 17 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया हुआ है, नहीं बच गया हुआ, हाँ है ना, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव करता है। तो 17 प्रोटॉन ने किसको बैलेंस कर दिया हुआ, 17 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को, ठीक है। तो अभी भी इस पर एक कौन सा लोग बैठा हुआ, मतलब अभी क्या एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस। और कितने चार्ज एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन का, एक ही चार्ज एक्स्ट्रा है, तो 1 लिखते हैं, तो 1 को हम यहाँ सिंबल के रूप में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये क्लोरीन का एटम नहीं रहा, अभी क्या बन गया, क्लोरीन का क्या बन गया, आयन बन गया, ठीक है। और कभी भी अगर कैसा आयन दिखाई दे आपको, नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं एनायन, क्या बोलते हैं हम उसे, एनायन, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो आयन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन क्या होता है, अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, और किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम बोलते हैं एनायन। ये चार्ज आता क्यों है, ठीक है, क्योंकि ताकि अपने आप को एटम क्या करने जाता है, स्टेबल। तो मुझे बताओ, क्या एक सिंगल एटम स्टेबल होता है, नहीं होता, ठीक है। क्या आयन स्टेबल होता है, देखो आयन क्या होता है, हमेशा स्टेबल, देखो ये आयन क्या स्टेबल है, ये किसी से अब रिएक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं, अब भाई डोनेट कर रहे हैं तो वो लेने वाला भी तो होना चाहिए। और जितने भी जनरली नॉन मेटल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, हमेशा गेन। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज किया, मतलब ये क्या डोनर है, दे दिया भाई। और ये क्या है, गेनर, मतलब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। सोडियम मेटल था 2 8 1, इसने भी किया क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गेन कर दिया, सॉरी लूज कर दिया, ठीक है, बात समझ में। और एक क्लोरीन क्या था, इसने भी क्या करा, इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन करा। तो जनरली मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेनर, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ से, हमने मॉलिक्यूल देख लिया, ठीक है, हमने आयन देख लिया, ठीक है। तो कोई भी एटम कभी भी जनरली लगभग सारे एटम फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ठीक है, ठीक है। वो बड़े ही क्या होते हैं, बड़े ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। वो हमेशा कभी भी फ्री स्टेट, मतलब सिंगल आपको एटम कभी दिखाई नहीं देगा 4-5 को छोड़ के। तो वो क्या करते हैं, या तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, वो एक ही क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, या वो क्या करेंगे, अपने एटम को लूज या गेन करके क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे, ठीक है। और आयन एंड मॉलिक्यूल बोथ आर स्टेबल इन नेचर, ठीक है, बोथ आर स्टेबल इन नेचर, ठीक है। अब यहाँ से हमें बात करनी है, हमने एटम के बारे में बात कर लिया, आयंस के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा। बात क्या होती है, केमिकल फार्मूला। जैसे मैं आपको बात करूँ, आपको मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक एग्जांपल बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड। किसके बारे में बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। क्या फॉर्मूला होता है, NaCl। चलो भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ले लेता हूँ सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2O, ठीक है। चलो भाई, तो पीछे से बच्चा कह रहा है भैया आपको तो ये सारे फॉर्मूले याद हैं, बट हमें क्या ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, इन सब के केमिकल फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, या इनकी कोई ट्रिक भी है करने की, ठीक है। तो आज अब बात करें कि ये फॉर्मूले यहाँ पर बने कैसे हैं, मतलब कैसे ये फॉर्मूले सारे फॉर्म हुए हैं, तो उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाना है,
क्या बोल रहा हूँ, कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो आपको क्या चाहिए होगा, उसकी वैलेंसी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी आपको, उसकी वैलेंसी, ठीक है। और आपको उस फॉर्मूला, जो भी आपको फॉर्मूला, जो भी आपको बस केमिकल नेम दिया है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से एटम है इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड किससे बना होगा, एक तो सोडियम से, सोडियम का सिलिंडर कितना Na, क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन, क्या क्लोरीन क्या मतलब होता है, क्लोरीन। देखो कभी भी क्या होता है, जनरली जब फॉर्मूला बनता है ना, तो जो पॉजिटिव जो मेटल्स होते हैं वो आगे लिखे जाते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लिखे जाते हैं पीछे। और क्या किया जाता है कि जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उनका पूरा नाम कभी नहीं लिखते, क्या करते हैं, थोड़ा आगे का नाम लिखते हैं और फिर लास्ट में क्या लगा देते हैं, आइड। देखो ऑक्सीजन वो भी एक नॉन मेटल है, लास्ट में क्या लगा देंगे, आइड, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो बताओ सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तो 2 8 1, तो 1 को क्या करेगा, वो लूज करेगा, 1 को क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, ठीक है ना, और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, 1 को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, सॉरी इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है क्रिस क्रॉस। क्या करना है हमें यहाँ पर, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, इनकी वैलेंसियों की क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो Na के साथ क्या जाएगा 1 और Cl के साथ क्या जाएगा यहाँ पर 1। तो फॉर्मूला क्या बना, 1 को जल्दी हम लिखते नहीं है तो क्या फॉर्मूला बन गया, NaCl, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सोडियम ऑक्साइड को भी ध्यान से देखो, इस जो केमिकल नेम है इसमें ये कौन कौन से 2 एटम से मिलकर बना है, एक तो सोडियम से मिलकर बना है और ऑक्साइड मतलब कि क्या बोलेंगे हम उसे, ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे हम उसे, ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताया 1, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 पहले कार्बन 6, तो ये क्या करेगा, 2 को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। तो 2 क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी, और इस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा, चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, माइनस का 2, ठीक है। हमें अभी चार्ज से मतलब नहीं है, बस चार्ज से हमें ये पहचानना होता है कि किसी फॉर्मूले को बनाने से जो पॉजिटिव वाला पार्ट उसको पहले लिखेंगे, जो नेगेटिव वाला चार्ज होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करा दो, आप सिंपली क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस, तो ये देखो क्या बन गया Na2 और यहाँ बना O1, उधर क्या मल्टीप्लाई होगी 1 की, बट 1 को हम लिखते नहीं है तो ये Na2O बन गया। बात समझ में आई सभी को या नहीं आई, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लेता हूँ एग्जांपल, ध्यान से देखना, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाम दिया मैंने, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बताओ इसमें इस केमिकल इसका केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें देखना होता है कि इस सब्सटेंस में, इस केमिकल में कौन कौन से दो एटम हैं, एक तो मैग्नीशियम है और क्लोराइड मतलब क्या है, इसके अंदर क्लोरीन, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है मुझे बताओ, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है, एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 होता है तो इट मीन देखो 2 सेकेंड कर में 8 2, तो वैलेंसी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लूज करेगा अपने घर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 2 को क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो 2 लूज करेगा तो घर पूरा हो गया, ठीक है। बट देखो इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, सॉरी नेगेटिव कह रहा हूँ, पॉजिटिव, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन क्या हो गए होंगे, ज़्यादा, तो चार्ज मतलब नेगेटिव वाले लोग कम हो गए तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाले लोग क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, कितना होता है 17, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 2 8 और 1, मतलब ये क्या करेगा, एक को क्या करेगा, कह रहा हूँ 2 8 और 7, ये क्या करेगा, एक को क्या करेगा, गेन करेगा। तो अपने घर को कंप्लीट करने के लिए इसने एक को क्या करा, गेन किया, ठीक है। तो चार्ज कौन सा है इस पर, नेगेटिव का 1, ठीक है। चार्ज लिखना, फॉर्मूला बनाते हुए लिखना ज़रूरी नहीं होता, बट चार्ज से हमें ये पता चलता है कि प्लस वाले को हमेशा पहले लिखोगे और माइनस वाले को लिखोगे बाद में। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, MgCl2, फॉर्मूला क्या बना, Mg1 बनना चाहिए, बट 1 को हम कभी भी लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बना, MgCl2, ठीक है। तो आप ऐसे ही सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बस 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, जो भी आपको नेम दिया है, ठीक है ना, जो भी आपको कोई भी केमिकल दिया हुआ है, ठीक है, उसके नेम में कौन कौन से एटम दिखाई दे रहे हैं या कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, और उनकी वैलेंसी क्या है,
ठीक है, जैसे इसमें मैग्नीशियम था, क्लोरीन था, फिर उनकी वैलेंसी को नीचे लिखो और फिर क्या करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे वाटर। जैसे वाटर हमें पता है किस किस से, जैसे वाटर है वो किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये तो बच्चों को बता हुआ कि तो हाइड्रोजन से और किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन से। ठीक है, क्या क्या, ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो वो क्या करेगा, वो क्या जनरली क्या करता है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, या वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या गेन करेगा। ठीक है, अब देखो इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ, इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, कभी भी कोई एटम स्टेबल कब माना जाता है, या तो उसके पहले वाले घर में 2 आ जाए, या उसके कोई भी जो अगला घर है या 8 आ जाए, या तो उसके घर में केवल 2 ही रहे और कुछ ना रहे, या कितने रहे, 8 रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन क्या पूरा करता है अपना डुप्लेट, क्या पूरा करता है अपना डुप्लेट। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी है यहाँ पर 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या बन गया, H2O1, तो उसको लिखते हैं या नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन ध्यान रखना गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन के ऊपर कि वो कभी कभी गेन करेगा, कभी क्या करेगा, लूज करेगा। चाहे वो गेन करे चाहे वो लूज करे, दोनों केस में ही उसकी वैलेंसी कितनी आती है, 1 ही आती है। ठीक है, और एग्जाम्पल लूँ मैं, ले लेता हूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या ले लेता हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में बताओ, एक तो एल्युमिनियम आएगा और दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो 4 इस पर आएगा, मतलब इसके ऊपर कितना आएगा, +3। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 2, तो 4 क्या आएगा इस पर, -2। अब क्या कराओ, क्रिस क्रॉस करा दो, Al2 और कितना हो गया, O3। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, अब एक बात यहाँ जानने की है जो आपको जाननी चाहिए, वो क्या है, ठीक है, जैसे सब ध्यान से देखेंगे पर क्या चीज़ आपको जाननी है यहाँ से, वो है, जैसे मैं एक केमिकल फॉर्मूला और लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड। किसका फॉर्मूला ले रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड। बताओ किस किस से मिलके बना है, एक तो मिलके बना है ये कैल्शियम से, ठीक है, और किससे बना है, ऑक्सीजन से। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, इसकी होती है -2, तो मतलब इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी होती है कितनी, 2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसका फॉर्मूला देखो क्या बनना चाहिए, Ca2O2। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बट इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कभी भी जब आप दोनों की वैलेंसी को लिख रहे हैं, ठीक है, अगर वो आपस में कट रहे हैं, करने का मतलब आपस में क्या हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब ये कट रहा है 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो देखिए किस रेशो में हो गया, 1:1 में। तो अब मल्टीप्लाई करना है, तो अब मल्टीप्लाई देखो क्या होगा, Ca1 और क्या होगा, O1। तो फॉर्मूला क्या बना, 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो क्या फॉर्मूला बना, CaO। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मान लो कोई एलिमेंट A है, यहाँ B है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी क्या है, 6 है। अगर ये कट रहा है तो आपको काटना है, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अब, A2B। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर वैलेंसी सिंप्लीफाई हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो बात रही इसमें, ठीक है। अब कुछ ये जो आयन आप देख रहे थे ना, ये जो आयन आपको दिख रहे हैं, अगर एक एटम के ऊपर चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल आयन। क्या बोलते हैं हम इसको, सिंपल आयन, या बोलते हैं उन्हें मोनोएटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं उन्हें, ये जितने दिख रहे हो ना, अगर एक एटम के ऊपर चार्ज दिखाई देगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक आयन। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी तो निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। बट कुछ क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या है, ठीक है, अगर चार्ज ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर होगा, चार्ज किसके ऊपर होगा, ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर। जैसे मैं एग्जांपल आपको यहाँ से दूं, अगर पॉली एटॉमिक आयन का जैसे मैं कहूँ हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे एग्जांपल दूं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब बताओ इसका ये क्या होता है,
ये OH क्या होता है, नेगेटिव, OH ये होता है नेगेटिव। अब देखो यहाँ चार्ज किसके ऊपर है, एक एटम के ऊपर चार्ज है कि एक से ज़्यादा एटम के ऊपर। यहाँ देखो यहाँ पर 2 एटम है, कौन कौन से 2 एटम है, ऑक्सीजन भी है और क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर भी, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो कभी भी अगर ग्रुप ऑफ एटम, क्या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। जैसे मैं बात करूँ NO3, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव का कितना होता है इसके ऊपर, नेगेटिव, ठीक है। और बात करूँ मैं कार्बोनेट आयन, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO3, इस कार्बन को ये बोलते हैं, और इस पर चार्ज क्या होता है -2, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या है, अगर कभी भी आपको क्या चीज़ दिखाई दे, ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज दिखाई दे, तो उसको हम कौन सा आयन बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। अगर सिंपल एक एटम के ऊपर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल आयन, ठीक है। तो ये वाला आयन तो आप वैलेंसी से निकाल सकते हो, ठीक है, बट आपको कुछ पॉली एटॉमिक आयन की वैलेंसी आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपकी बुक में भी है, ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, और आपको वो चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी, नोट्स के अंदर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मैं आपके पास एक फॉर्मूला लेता हूँ, और इस फॉर्मूले का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेता हूँ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब बताओ इसके अंदर 2 कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो सोडियम है और कौन है, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड को हम किससे लिखते हैं, OH से, ठीक है। सोडियम पे हमेशा प्लस की वैलेंसी होती है और इस पर हमेशा कितनी की होती है, माइनस की, ठीक है। माइनस की कितनी होती है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1, इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई, 1। क्या कराया हमने, क्रिस क्रॉस कराया, आया Na1 आना चाहिए, बट 1 को हम नहीं लिखते हैं, OH1 आना चाहिए, बट 1 को भी हम नहीं लिखते। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, ठीक है। अब बात करते एक और ले लेते हैं, जैसे मैं बात करूँ, हम ले लेते हैं यहाँ से कैल्शियम नाइट्रेट। क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, ध्यान से रखना, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या ले लेते हैं हम यहाँ से, कैल्शियम नाइट्रेट। अब बताओ कैल्शियम क्या होता है, Ca। अब नाइट्रेट को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम नाइट्रेट को लिखते हैं NO3, ठीक है। तो ये कैसा आयन है, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। इस पे चार्ज कितना होता है हमारा, इस पे होता है 1 नेगेटिव, मतलब माइनस का, और कैल्शियम में चार्ज कितना, उसकी वैलेंसी कितनी आती है, चार्ज कितना आता है, +2, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अब क्या करो, क्रॉस। अब यहाँ से एक चीज़ सीखने की, ध्यान से रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कई बार, क्या, तो यहाँ तो हो गया Ca1 को लिखते हैं। अब जब NO3 लिखेंगे ना, NO3 पर तब 2 की मल्टीप्लाई नीचे लिखेंगे, तो ध्यान रखना 2 यहाँ लिखेंगे, ये NO3 पूरे के साथ है तो 2 क्या लगाएंगे, ब्रैकेट के साथ। ये बात है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब भी पॉली एटॉमिक आयन है और उसकी मल्टीप्लाई 1 से ज़्यादा से हो रही हो, 2, 3, 4, तो उसको नंबर को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कॉपर सल्फेट, जैसे क्या एग्जांपल दूँ, कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दूँ आपको मैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब बताओ कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा, कॉपर का फॉर्म सिंबल क्या होता है, C, और सल्फेट को हम किससे लिखते हैं, SO4। ये क्या एक तरह का पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। और इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 2 नेगेटिव। क्या होती है, 2 नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई। और कॉपर की कितनी वैलेंसी होती है, 2+, ठीक है। फॉर्मूला बनाते हुए 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, हमेशा पॉजिटिव वाला आयन हमेशा आगे, नेगेटिव वाला आयन पीछे। दोनों की वैलेंसी को लिखो, जो उसकी वैलेंसी है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, बस पॉजिटिव नेगेटिव ये दिखाता है कि पहले पॉजिटिव को पहले लिखना होता है, नेगेटिव को बाद में, ठीक है। अब देखो या तो मैं क्रिस क्रॉस करा दूँ, या देखो वैलेंसी अगर सिंप्लीफाई हो रही है तो कर दूँ, 2 × 1 = 1, 2 × 2, तो क्रॉस कराओ तो ये बनेगा Cu1, 1 को लिखते हैं नहीं, और ये बनेगा SO4। अब देखो ब्रैकेट में 1 लिखना चाहिए, बट 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना,
कम से कम 20 तक तो आपको क्या क्या याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होगा तब बड़े प्यार से उसकी वैलेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। और कुछ आपको वैलेंसी निकाल सकते हो तो आप उसको आयन भी बना सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है। और कुछ जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं आपको उनके नेम याद होने चाहिए और उनके अंदर कौन कौन से एटम है और उनकी कौन कौन सी वैलेंसी है। जैसे कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपका नाइट्रेट, एक आता है फॉस्फेट आयन, एक आता है कार्बोनेट आयन, एक आता है सल्फाइड आयन, एक आता है ऑक्साइड आयन, एक आता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। ये कुछ क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। क्या होते हैं कुछ, ये पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ क्या कंप्लीट किया हमने यहाँ पर, हमने कैसे हम बनाएंगे केमिकल फॉर्मूला को, सारी बातें यहाँ मैंने डिस्कस करी। पहले मैंने एलिमेंट डिस्कस करा, फिर मैंने मॉलिक्यूल डिस्कस करा, फिर मैंने कंपाउंड डिस्कस करा, फिर एटम किस स्टेट में पाया जाता है, मॉलिक्यूलर स्टेट में पाया जाता है, आयन की स्टेट में पाया जाता है, आयन क्या होते हैं, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी, ठीक है। अब लास्ट में आपको एक क्या मिलेगी, पूरी टेबल मिलेगी, ठीक है। और उस टेबल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सारे क्या मिलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन, और क्या मिलेंगे आपको, सारे के सारे क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको वहाँ पर, सारे के सारे सिंपल आयन, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। लगभग जितना डीप हो सकता था मैं गया, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसलिए सेपरेट बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, जैसे जैसे आपको हैबिट बन जाएगी, ठीक है ना, तो आप ये जो मेथड है ना, ये बहुत लेंथी मेथड है, ठीक है ना। तो आपको कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला सीधा क्या होना चाहिए, आपको याद ही होना चाहिए। जैसे मुझे पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है ना। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। एक दो फॉर्मूले और देख लें हम, ताकि चीज़ें आपको पक्की हो जाए। और देख लें, एल्युमिनियम सल्फेट देख लें, हमने एल्युमिनियम सल्फेट देखा है, नहीं देखा, देख लेते हैं, एक दो चीज़ और देख लेते हैं, आपको अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। एल्युमिनियम सल्फेट है, तो एल्युमिनियम सल्फेट को, एल्युमिनियम को लिखते हैं Al से, और सल्फेट को किससे लिखते हैं, SO4 से, ठीक है। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3, ठीक है, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो इसकी वैलेंसी को इसके नीचे लिखेंगे, इसकी वैलेंसी को इसके नीचे लिखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव से ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव वाले को पहले लिखो, नेगेटिव वाले को बाद में लिखो। सिंप्लीफाई हो रहा है, कट रहा है आपस में, नहीं कट रहा, फिर क्या करो, सिंपली क्या मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, Al2। बस अब ध्यान रखना, पॉली एटॉमिक आयन में ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप 3 को लिख रहे हैं तो उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, एल्युमिनियम सल्फेट, क्या हो गया आपका, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब क्या आप वहाँ जब एग्जाम में आओगे तो क्या फॉर्मूला ऐसे बनाओगे, ऐसा तो बहुत, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन होंगे, ऐसे बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले होंगे, तो आपको धीरे धीरे आपको ये क्या हो जाने चाहिए, याद ही हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी आज की वीडियो को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा बैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है। और उससे जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन एंड एक्टिविटी। तो लास्ट वाला वीडियो है ना, और जो इसके बाद दो वीडियो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों वीडियो क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा बैलेंसिंग हो सके मैं उतनी ज़्यादा बैलेंसिंग कराऊंगा, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कम से कम 20 से 25 कोशिश करूँगा केमिकल रिएक्शन लो, उनको बैलेंस करना सीखें हम, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी लूँगा। और सारी एक्टिविटीज़, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ध्यान रखना, एक्टिविटी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो वो अगली वीडियो में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक को यहीं क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।